नमस्ते, जय हिंद, जय सनातन, जय भारतवर्ष। 45 के नवीन बने 45 साल पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया के साथ में भारत में दो तरह की विचारधाराएं चलती हैं और भारत में भी दो तरह की जो विचारधाराओं की जो पार्टियां वही रियल में हमारे संगठन से चल रही हैं। बाकी जो इन दोनों के बीच में वो तो सिर्फ परिवारवाद और लिमिटेड कंपनी के रूप में अपनी पार्टियों को चला रहे हैं, जिसमें हमारा एक राइट विंग है और एक लेफ्ट विंग है। राइट विंग की जो पार्टी है आज के परिदृश्य में उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से है। शिवसेना खैर अधर में लटकी हुई पार्टी दो भाग में टूटी हुई है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना मुंबई के कुछ लोकल बॉडी तक सीमित रह गई है और एमपीपी, ये हमारी जो चार पार्टियां हैं ये कंप्लीट राइट विंग की पार्टियां हैं। और लेफ्ट विंग की पार्टियों में हमारे हैं सीपीआईएम, सीपीआई, आरएसपी, एआईएफबी, सीपीआईएमएल। मतलब दो विचारधाराओं भारतीय लोकतंत्र भी टिका हुआ, जैसे पूरी दुनिया टिकी हुई है, दो विचारधाराओं पर भारतीय लोकतंत्र भी टिका हुआ है। और इन दोनों के बीच में जिनके पास ना कोई विचार है ना कुछ है, जो सिर्फ परिवारवाद और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में अपनी पार्टियों को चला रहे हैं, उसमें कांग्रेस आती है, आपको समाजवादी पार्टी आती है, आरजेडी आती है, डीएमके, एआईडीएमके, ठीक है, उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस तरह की जितनी पार्टियां हर स्टेट में कुछ ना कुछ, एनसीपी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो ना लेफ्ट की हैं ना राइट की हैं, उन पास कोई विचार नहीं है, वो सिर्फ परिवार है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में उनकी पार्टियां चल रही हैं। अब जो आइडियोलॉजी की जब हमारी बात होती है तो आइडियोलॉजी में जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी जो बोलती है हमारी, ये पार्टी जितनी भी लेफ्ट से रिलेटेड पार्टी है जो मैंने 5-6 नाम आपको बताए, ये बेसिकली इनकी जो आइडियोलॉजी होती है ये मार्क्स और लेनिन और समाजवाद में चिन्हित होती है, जो सामाजिक समानता, धर्मनिरपेक्षता, श्रमिकों की अधिकारों की वकालत करती हैं। और जो राइट विंग की जो पार्टियां होती हैं, जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी आज भारत की रूलिंग पार्टी है और उसके अध्यक्ष पर चर्चा करने के लिए मैंने ये बात आज किया है। राइट विंग की पार्टी की जो पहचान होती है राष्ट्रीय पहचान हो, पारंपरिक मूल्य और मुक्त बाजार के सिद्धांतों पर काम करती है। अब आज के परिदृश्य में हम देखें तो भारत में 6 जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट से हमने पूरा जब डेटा को हमने लिया तो उसमें भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, 60 से 70 मतलब 60 to 70 स्टेट पार्टियां हैं और 2000 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। मतलब ये रजिस्टर्ड तो है लेकिन अभी इनका कोई चीजें समझ से बाहर है, हमारी अनरिकॉग्नाइज्ड है हमारी। भाजपा ने 45 साल, भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल के एक नवयुवक को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बहुत से पार्टियों को एक होमवर्क दे दिया है। जो अभी तक युवा का तगमा लेके घूम रहे थे, टी शर्ट और पैंट पर घूम रहे थे, उनके लिए एक तगमा, उनको एक होमवर्क दे दिया कि अब आप भी कोर्स करेक्शन करना शुरू करो। चूंकि भाजपा लगातार हम 2014 के बाद से देखें तो भाजपा होमवर्क देती है और दूसरी पार्टियां उस होमवर्क को करने में लग जाती है, इसमें वो सफल नहीं होती। मतलब भाजपा पिच बनाती है, उस पर आपको खिलाने के लिए बुला देती है और आप खेलते हो और आउट हो जाते हो। तो इसमें अगर हम देखें तो अध्यक्षों का हमने डेटा निकाला और उसमें देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये 83 साल के 83 ईयर ओल्ड है। सीपीआई के हैं जो डी राजा, ये कंप्लीट रूप से भाजपा के अपोजिट पार्टी है, यही रियल में भाजपा के अपोजिट पार्टी है। इसके हैं डी राजा, जिनका विचार, इनके जो विचार है वो संविधान से ही अलग है, इसलिए लेफ्ट है और ये अब केरल तक सीमित रह गए और आगामी चुनाव में केरल से भी खत्म हो जाएंगे। इनकी जो जनरल सेक्रेटरी हैं इनमें वो 76 ईयर के हैं। बहुजन समाज पार्टी भी हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी मायावती है, 69 ईयर की है। आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी में, लेकिन अगले चुनाव में पंजाब चुनाव में खत्म होने के बाद वो राष्ट्रीय पार्टी का उनसे भी तगमा छीन जाएगा। वो भी अभी 57 ईयर के हैं, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है। इसके अलावा जो हमारा स्टेट की, जो मैंने बताया क्या कि 60 से 70 पार्टियां जो स्टेट में है, अपने अपने स्टेट में है, वो और प्रमुख रूप से हैं और लड़ती भी हैं राष्ट्रीय पार्टियों के साथ में। उसमें समाजवादी पार्टी जो भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिदृश्य में जो स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश, उसमें समाजवादी पार्टी और उसके जो हेड हैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे 52 ईयर ओल्ड हैं। एक चीज और आप देखना, जितनी भी इस तरह की पार्टियां जो परिवार में कन्वर्ट हो गई हैं वो
उनके वो अपने औलादों को भी अपने जीवन काल में जल्दी कोशिश नहीं करते अध्यक्ष बनाने के लिए, क्योंकि मुलायम सिंह ने अपनी स्थिति देख ली कि उनका नेम प्लेट तक निकाल के फेंक दिया गया था। शरद पवार एनसीपी 85 ईयर, उमर अब्दुल्ला 55 ईयर, ममता बनर्जी टीएमसी 70 ईयर, स्टालिन डीएमके 72 ईयर। तो अब जो ये चीजें आ रही हैं कि ये क्या भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक है क्या? तो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से ही जुड़ी हुई एक संस्था है हमारी, और आरएसएस में ये भाजपा के लिए नया नहीं है कि अचानक से नाम, ये पॉलिटिकल जो हमारे टीवी डिबेट्स में आते हैं, जितने भी टीवी डिबेट्स में रिपोर्टर्स आते हैं लोग, उन लोग के लिए सब बातें होंगी, 1 घंटा बैठ के डिबेट के पैसे बनाए चलेगी। ये भाजपा के लिए कोई नई बड़ी बात नहीं है, संघ में ऐसा होते रहता है हमारा। जब संघ के तीसरे सर संचालक तो हमारे थे बाला साहब देवरस जी, उन्होंने एक लाइन में बोला था कि आज से आपके सर संचालक रज्जू भैया होंगे चौथे सर संचालक, और जाके आम कार्यकर्ताओं स्वयंसेवकों के बीच में जाकर बैठ गए थे। मतलब 2 मिनट में सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा सिस्टम चेंज हो गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है और कोई नई ऐसी थ्योरी नहीं आई है। लेकिन जो मेन बात है कि भाजपा ने ऐसा क्यों किया, बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे, इनके एज ग्रुप के ही बहुत से लोग थे, यही क्यों? तो ये बात सच है कि अभी आने वाले समय में सबसे बड़ा जो भाजपा के लिए चैलेंजिंग जो स्टेट होने जा रहे हैं उसमें वेस्ट बंगाल है। 5 स्टेट के चुनाव होने वाले हैं 2026 में, जिसमें वेस्ट बंगाल में भाजपा को बढ़त दिख रही है, और उस बढ़त को और आगे करने के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो कायस्थ समाज से आते हों। चूंकि भाजपा का स्वर्ण वोट जो है वो हमेशा भाजपा के तरफ ही झुकाव रहता है। अब आप 1947 से लेकर 2026 में वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ है, आप एक भी मुख्यमंत्री आप ऐसा नहीं देखेंगे जो ब्राह्मण या कायस्थ के अलावा किसी दूसरे समाज से वेस्ट बंगाल में आया है। वेस्ट बंगाल का डेमोग्राफी और जो हम जातीय देखते समीकरण देखते हैं हिंदुओं का, उसमें पहले पर ब्राह्मण 18% के करीब हैं, दूसरे पर कायस्थ इसमें 14% के करीब हैं, और इन दोनों में से भी एक एलीट क्लास वहां बनता है जो ब्राह्मण कायस्थ मिलके बनते हैं, उसको वैद्य बोलते हैं। तो ये तीनों मिला के वहां का बहुत बड़ा फैक्टर बन जाते हैं, वेस्ट बंगाल में फैक्टर बन जाते हैं हमारे। अब कास्ट की अगर जैसे मैंने आपको बोला कि क्यों कायस्थ ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं, अब मैं आपको वेस्ट बंगाल के कायस्थ का, चूंकि हम लोग नॉर्थ इंडियन है तो टाइटल से ही हम समझ सकते हैं इस टाइटल का क्या प्रभाव होगा देश की राजनीति में। अगर हम वेस्ट बंगाल में कायस्थ लोग का हम टाइटल देखें तो उसमें बोस, घोष, मित्रा, दत्ता, गुहा, दास, राय, मजुमदार, डे, सरकार। और आप देखना कि जो लास्ट कांग्रेस के सीएम थे वो सरकार उनका टाइटल था। उसके बाद 2 लेफ्ट के सीएम बने, ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य, वो भी दोनों इसी समाज से थे। और अभी ममता बनर्जी जो है वो ब्राह्मण समाज से है। ब्राह्मणों के कास्ट क्या क्या है? मुखर्जी, बनर्जी, गांगुली, भट्टाचार्य, लहरी, सहगल, घोषाल, बहादुरी, चक्रवर्ती, दास, गुप्ता। और मैंने जब वही बोला ना कि 1947 से लेके आज तक का आप जितने मुख्यमंत्री देखेंगे सब इन्हीं दोनों जातियों से हैं। तो ये डेफिनेटली बात है कि मास्टर स्ट्रोक ही है, क्योंकि दूसरी पार्टियां दूसरे चीजों में उलझी हुई, भाजपा ने बंगाल जीतने की अपनी बिसात शतरंज की चाल चल दी है अपनी। जय हिंद, जय भारत।